हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि सामान्य विज्ञान से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनके अपन टॉप 30 वन लाइनर क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी छोटा वीडियो रहेगा और ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो बार बार आपके किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए आपका समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि लगभग आपके हर एग्जाम में सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। सबसे बड़ी आंखें आपके किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको हिरण करके याद रखना है कि सबसे जो बड़ी आपकी आंखें हैं वो आपके हिरण की होती हैं। आज अपन इस वीडियो में आपके जो दैनिक विज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लगभग, जैसे मान लो आप किसी टॉपिक को लोगे तो उसमें भी आपके क्लियर नहीं होते हैं और ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। अब देखिएगा कि जो भी आपके जो विकसित देश हैं, जो भी आपके विकसित देश हैं, उनमें क्या है कि आपका जो CO2 का जो उत्सर्जन है, CO2 का उत्सर्जन है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसके कारण से कि आपका जो पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो उसके मामले में सबसे जो पहले नंबर पर आपका जो देश आता है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में जो आपका अभ्रक है, जो आपका खनिज अभ्रक है, वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, तो विद्युत के उत्पादन में आपका जो कच्चे माल के रूप में है वो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अभ्रक, जैसे मान लो कि आपका एक कुचालक की भांति होता है, तो कुचालक स्टैंड्स वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि विद्युत जो प्रेस है उसका आविष्कार किसने किया। जो विद्युत प्रेस है उसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया। तो देखिएगा कि जो विद्युत प्रेस है उसका आविष्कार किया गया हेनरी सीले के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी सीले के द्वारा आपका विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्रेशर कुकर है उसके क्या है कि अंदर का जो दबाव है, अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाता है। अंदर का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण जो क्वथनांक की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण से कि आपका जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। तो याद रखना है आपको हमेशा कि प्रेशर कुकर में जो जल्दी खाना पकने का रीजन है वो होता है कि अंदर जो दाब है उसका मान अधिक होता है और आपका क्वथनांक कम हो जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। अब देखो, दाब बढ़ाएंगे, जब भी अपन दाब बढ़ाएंगे तो जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो कि सपोज दैट कि आपका इसमें जैसे जल है, अपन उसको यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जैसे मान लो कि अगर इस पे आपका जो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मान लो कि प्रेशर बढ़ेगा, सपोज दैट कि जल पे आपने प्रेशर अधिक लगाया तो वो क्या है, बर्फ का रूप लेगा। तो एक तो उसको गर्म करने में और एक आपके सामान्य जल को गर्म करने में तो क्या है कि इसमें आपका जो टेम्परेचर है वो अधिक चाहिए, तो इसका अर्थ से इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर हमेशा जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। आपके जो न्यूटन हैं उनके द्वारा 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया था। जो इसमें जो आपका फर्स्ट नियम आता है उसको बोलते हैं अपन जड़त्व का नियम। किसको बोलेंगे? जड़त्व का नियम इसको अपन बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि जिस भी वस्तु का आपका द्रव्यमान है, जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु आपकी स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। और यदि मान लो कोई वस्तु गतिशील है, कोई भी वस्तु या कण अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील ही बना रहना चाहता है। कब तक बना रहना चाहता है? जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे। तो इसका जो पहला नियम है वो ये बोलता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति करते ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। जैसे मान लो, इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं अपन। आप किसी गाड़ी में बैठे हो, भाई आप बिल्कुल गति कर रहे हो, जैसे मान लो भाई गाड़ी के साथ साथ आपकी भी गति हो रही है। तो जैसे ही आप गाड़ी का अचानक आप ब्रेक लगाएंगे तो आप आगे की तरफ जाते हो, आप आगे की तरफ झुक जाओगे, क्योंकि आपका जो बॉडी है
मैंने बताया आपको कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गति करना ही चाहेगी, तो आप आगे की ओर गति करना चाहते हो। अब क्या है कि फोर्स ने काम किया तो ऑटोमेटिक जो घर्षण बल है वो प्रभावी हो जाएगा और गाड़ी रुकेगी तो आप आगे की साइड झुक जाओगे। ऐसे ही जैसे मान लो कि आपकी स्थिर गाड़ी है, उसमें आप बैठे हो, जैसे मान लो ये तो अपन ने बात की गतिशील की, इसमें जैसे मान लो कि कोई गाड़ी आपकी स्थिर है, उसमें आप बैठे हो, तो जैसे ही आपकी गाड़ी एकदम से रवाना होती है आप पीछे की ओर जाते हो, क्योंकि अब आप क्या है कि पहले स्थिर थे और गाड़ी क्या है गतिशील हो गई, तो क्या है कि आप पीछे की ओर जाओगे, आप स्थिर ही बने रहना चाहोगे। तो ये तो नियम था आपका न्यूटन गति का प्रथम नियम। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो उस पे लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम आपका बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, कोई जैसे मान लो कोई स्तर पदार्थ है, जैसे सपोज दैट कि कोई पत्थर आपका रखा हुआ है, तो उस पे हमेशा इस साइड से जितना फोर्स लगेगा, इस साइड से जितना बल लगेगा उतना ही बल इस साइड से लगेगा, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे मान लो कि बात करें अपन रॉकेट की, तो रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है आपका, कि जैसे वो जितना आगे की तरफ गति करेगा उतना ही फोर्स एक बार पीछे की तरफ लगाता है, उतना ही बल से वो पीछे की तरफ आता है। अगर अपन बात करें जैसे और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे मान लो कि आपकी बंदूक से कोई गोली निकलती है, तो उसमें क्या है कि बंदूक से जब अपन पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं, क्योंकि जो जितना फोर्स आगे की तरफ गोली ने लगाया है उतना ही बंदूक पीछे की ओर हटने का प्रयास करती है। तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो देखिएगा, तो ये है आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, कॉपर जो कि तांबा होता है, उसका शत्रु तत्व किसको बोलते हैं? तो जो आपका गंधक है, गंधक या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है सल्फर, तो इसको आपका शत्रु तत्व बोला जाता है। आगे देखिएगा कि उगते या जो डूबता हुआ सूर्य है, उसमें उस समय आपको लालिमा प्रतीत होती है, लाल प्रतीत होता है, वो किस कारण से होता है? क्योंकि आपको पता है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा, एवं इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होगी। तरंग दैर्घ्य का मतलब कि सर्वाधिक दूरी से आप किस कलर को देख सकते हो, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका रेड कलर। तो अगर जैसे मान लो कि किसी का तरंग दैर्घ्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन हमेशा कम होगा, जिसके कारण से अपन को सूर्यास्त और जो सूर्योदय है उसके समय लालिमा प्रतीत होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि रेडियो एक्टिवता, जो आपकी रेडियो सक्रियता है, उसकी खोज किसने की थी? तो जो हेनरी बैकुरल हैं उनके द्वारा आपके जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनकी खोज की गई थी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इनसे लगातार विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है, लगातार इनसे क्या है, विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। और इनका जो उपयोग है, जैसे आपका कैंसर थेरेपी है, ठीक है, किसी भी प्रकार के लेजर वगैरह, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो आपको पता है कि जो पीछे का जो दृश्य देखने के लिए जो आपके जो ट्रक या बस है उनमें जो आपका साइड जो ग्लास होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण क्या करेगा, सभी किरणों को एक जगह लाके मिला देगा, ठीक है, तो छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। जबकि जो वाहनों की जो हेडलाइट है, वाहनों की जो हेडलाइट है उनमें आपका लगा होता है अवतल। अवतल क्यों लगा होता है? क्योंकि अवतल क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो एक जैसे मान लो किसी एक आपके स्रोत से किरणें जा रही है तो चारों तरफ फैल जाती हैं, ठीक है, तो उसमें लगा होता है आपका हेडलाइट में अवतल, जबकि जो आपका साइड ग्लास है उसमें लगा होता है आपका उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन भी लगभग बार बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? भाई ऐसे तत्व जिनमें धातु के भी गुण पाए जाएंगे और अधातु के भी गुण पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपन उपधातु। क्या बोलेंगे उसको? उपधातु अपन बोलेंगे, कि इसमें आपके मेटल के भी और नॉन मेटल के भी आपकी प्रॉपर्टी इसमें होने वाली है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आपके जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस को आपका वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अलावा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है अरस्तु आपके जीव विज्ञान के जनक है। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपके दैनिक जो साइंस है उसके क्वेश्चन आप ना ही तो किसी टॉपिक से मैच खाते, जैसे मान लो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, उससे टॉपिक से मैच नहीं खाते, तो ये वाले क्वेश्चन क्या है कि लगभग जो दैनिक विज्ञान है वो तो लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि जीएस का पार्ट भी है और आपके अगर जैसे मान लो साइंस पूछी जा रही है तो साइंस का पार्ट भी है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको पता है कि सबसे अधिक जो आपकी ध्वनि की चाल है वो ठोस पदार्थों में होगी, उसके बाद में वो द्रव में होगी और सबसे कम होगी गैस में और
किसी भी ध्यान रखना, ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो आपका इस्पात है, अब इस्पात क्या है, ठोस है, तो इसमें आपकी जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर भाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह भाएं सिकोड़ लेगा तो स्टूल का जो कोणीय वेग है, अब जो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। भाई जैसे मान लो कि आप किसी स्टूल पे खड़े हो और आप जैसे मान लो कि पहले आपने बाहें फैला रखी हैं, आप एक जगह करोगे तो उसको संतुलन की अवस्था में लाने के लिए जो आपका जो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो आपका बढ़ जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि आपको पता है कि जो इनके बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम होती है। इसके अलावा जैसे मान लो बात करें कि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का, मैंने भी बात की थी कि जो आपका ध्वनि का जो संचरण है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है, तो निर्वात में आपकी ध्वनि गति नहीं करेगी, जिस कारण से आवाज आपको सुनाई नहीं देने वाली, प्लस आपकी दूरी अधिक होने के कारण। आगे देखिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, तो ये है आपका पलायन वेग। अब पलायन वेग होता क्या है कि जैसे मान लो आप किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंक रहे हो, पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंक रहे हो, तो इतना वेग कि वो वस्तु पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, जैसे मान लो कि यहाँ तक आपका क्या था, मैं आपको समझाता हूँ पलायन वेग होता क्या है। देखिएगा कि जो आपका पलायन वेग है, बात करें अपन पलायन वेग की, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी की सतह है, इस पे आप खड़े हो यहाँ पे, और लास्ट जैसे मान लो कि वायुमंडल में ये आपकी लास्ट सीमा है कि यहाँ पर, यहाँ तक आपका गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, यहाँ यहाँ तक आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम करता है। कहने का मतलब यहाँ तक कोई भी वस्तु ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। अब पलायन वेग क्या है कि ऐसा वेग, भाई उस वेग से अपन वस्तु को फेंके कि ये जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाएगी। अब जैसे इसको पार कर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, तो फिर ये यहीं पे घूमती रहेगी। जैसे आपके जो उपग्रह वगैरह हैं, क्योंकि ये आपको पता है वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, तो ये इसी आपकी जो विधि है इस पे डिपेंड होते हैं। तो ये था आपका पलायन वेग। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, आगे क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। ये अपने देखो सारे के सारे अपन ने वन लाइन क्वेश्चनों का डिस्कस किया है, तो लगभग आपने आज 30 प्लस क्वेश्चंस का अपन ने डिस्कस कर लिया है। और ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके बार बार जो एग्जाम्स है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका जीएस का पार्ट आता है, तो उसके लिए ये वाली जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।